नमस्कार। आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया बदल रही है। पर ये जानना दिलचस्प है कि इसकी कहानी शुरू हुई थी एक बहुत ही सिंपल से बोर्ड गेम से। तो सवाल ये उठता है कि 1959 का एक चेकर्स का खेल उसका आज की जबरदस्त टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना हो सकता है। चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो एआई की बिल्कुल जड़ है, और वो है मशीन लर्निंग। अब ये कोई नया फैंसी शब्द नहीं है, इसकी जड़ें तो दशकों पुरानी हैं। तो जो हमने शुरू में सवाल पूछा था उसका जवाब यहाँ है। देखिए, 1959 में आर्थर सैमुअल ने एक IBM कंप्यूटर को कुछ ऐसा सिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने उसे अनुभव से सीखना सिखाया। कंप्यूटर ने हजारों गेम खेले और हर गेम के साथ वो बेहतर होता गया, इतना बेहतर कि वो अपने बनाने वाले को ही हराने लगा। और बस यही वो पल था जब मशीन लर्निंग का जन्म हुआ। पहली बार किसी मशीन ने खुद से सीखना शुरू किया था। तो फिर एआई असल में है क्या? अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये मशीनों को सोचने, सीखने और इंसानों जैसे काम करने की काबिलियत देना है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है और मशीन लर्निंग इसका एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। अब ये सारे टेक्निकल शब्द सुनकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। रूसी मैट्रियोशका डॉल्स की तरह सोचें। सबसे बाहर सबसे बड़ी डॉल है कंप्यूटर साइंस। उसे खोलो तो अंदर है डेटा साइंस, उसके अंदर है एआई और सबसे अंदर मशीन लर्निंग। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक के अंदर एक। इसे एक और एंगल से देखते हैं। ये वेन डायग्राम साफ दिखाता है कि ये सारे फील्ड्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग, ये दोनों ही एआई की बड़ी दुनिया का हिस्सा हैं। और इन दोनों का काम क्या है? बड़े बड़े डेटा में से पैटर्न ढूंढना। तो ठीक है, मशीन सीखती है, पर असल में कैसे? ये टेबल इसे काफी आसान बना देती है। देखिए, 3 मेन तरीके हैं। पहला, सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब ये इनपुट है और ये इसका सही आउटपुट। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को बस डेटा दे दिया जाता है और उसे खुद ही पैटर्न ढूंढने होते हैं। और तीसरा, रीएनफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल ट्रायल एंड एरर जैसा है। मशीन कोशिश करती है, गलती करती है और सही काम करने पर उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असल मुद्दे पर आते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में क्या कर रही है और इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60%। 60%, ये आंकड़ा है अमेरिकी स्टॉक मार्केट में होने वाले ट्रेड्स का। आज 60% से भी ज्यादा सौदे एआई एल्गोरिदम करते हैं। ये सिस्टम्स इतनी तेजी से डेटा एनालाइज करते हैं जितना कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। एक एक सेकंड में हजारों ट्रेड। लेकिन एआई सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये जिंदगियां भी बचा रहा है। दिल्ली का ये एक हालिया केस है। पुलिस ने एक मर्डर केस में विक्टिम की पहचान के लिए एआई की मदद ली। एआई ने विक्टिम का चेहरा दोबारा बनाने में मदद की और इसी से न सिर्फ उनकी पहचान हुई बल्कि पुलिस कातिलों तक पहुंच गई। तो हमने ये तो देख लिया कि एआई क्या क्या कर सकता है, पर सवाल वही है, ये सब सीखता कैसे है? चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। सारी कहानी डेटा से शुरू होती है। एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए ढेर सारा डेटा दिया जाता है। इसे कहते हैं ट्रेनिंग सेट। मॉडल इस डेटा में पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढता है और सीखता है, और फिर उसकी काबिलियत को एक छोटे नए डेटा सेट पर टेस्ट किया जाता है, जिसे टेस्ट सेट कहते हैं, ये देखने के लिए कि वो कितना सही सीखा है। और यहीं पर डेवलपर्स के सामने एक बड़ी चुनौती आती है। देखिए, बाईं तरफ जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। वो डेटा का मेन ट्रेंड पकड़ ही नहीं पा रहा। इसे कहते हैं अंडरफिटिंग। और दाईं तरफ वाला मॉडल वो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। वो हर छोटी बड़ी चीज को रट रहा है, यहाँ तक कि गैर जरूरी शोर को भी। इसे कहते हैं ओवरफिटिंग। असली खेल इन दोनों के बीच का सही बैलेंस ढूंढने का है। तो एक एल्गोरिदम फैसला लेता कैसे है? ये डिसीजन ट्री इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। मान लीजिए सवाल है, क्या आज टेनिस खेलना चाहिए? एल्गोरिदम सिंपल सवाल पूछता है, जैसे मौसम कैसा है? अगर जवाब है बादल हैं तो हाँ खेलो। अगर जवाब है धूप है तो अगला सवाल, हवा में नमी कितनी है? तो बस ऐसे ही हाँ या ना वाले सवालों की एक सीरीज के बाद एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचा जाता है। तो ये तो साफ है कि एआई में जबरदस्त संभावनाएं हैं। लेकिन
हर बड़ी ताकत के साथ बड़े जोखिम भी आते हैं। अब बात करते हैं उन चुनौतियों और नियमों की जो इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। सबसे बड़ा खतरा है गलत जानकारी का फैलना। 2024 के भारतीय चुनावों में हमने देखा कि कैसे डीपफेक वीडियोस का इस्तेमाल वोटर्स को गुमराह करने के लिए किया गया। इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगते हैं। ये दिखाता है कि एआई का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। और ये डेटा एक बहुत खतरनाक गैप को दिखाता है। एक तरफ भारत दुनिया में साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है, और दूसरी तरफ एआई इस्तेमाल करने वाली लगभग 40% कंपनियों के पास अपना डेटा सिक्योर रखने के लिए सही इंतजाम ही नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। एक और बड़ी चिंता है प्राइवेसी की। हैदराबाद जैसे शहरों में पुलिस फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। अब इससे सुरक्षा बढ़ती है, ये तो ठीक है, लेकिन ये मास सर्विलेंस और लोगों की निजता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर वो लाइन कहाँ खींची जाए? तो इन सारे जोखिमों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे करें। चलिए कुछ सॉल्यूशंस और एथिकल फ्रेमवर्क्स पर एक नज़र डालते हैं। भारत ने इस दिशा में एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये है जिम्मेदार एआई के सिद्धांत। इनका मकसद ये पक्का करना है कि एआई सिस्टम्स सेफ हों, सबके लिए हों, भेदभाव ना करें और लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करें। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो तो कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन एक और पहलू है जिसकी बात अक्सर नहीं होती, वो है इसका पर्यावरण पर असर। इन बड़े बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में ज़बरदस्त एनर्जी लगती है। ये हमारे क्लाइमेट गोल्स के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इसीलिए अब ग्रीन एआई की बात हो रही है। मतलब ऐसे एआई सिस्टम्स बनाए जाएं जो कम बिजली खाएं और रिन्यूएबल एनर्जी पर चलें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एआई एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सकता है, बीमारियों के इलाज से लेकर क्लाइमेट चेंज से लड़ने तक। लेकिन दूसरी तरफ ये अपने साथ नई नैतिक, सामाजिक और सुरक्षा की चुनौतियां भी लाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई का इस्तेमाल किया जाए या नहीं, सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए।